नमस्कार साथियों, मैं विनोद कश्यप स्वागत करता हूं आपका चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं इससे पहले एक पेपर आपको सॉल्व करवा चुका हूं जो सेकंड ग्रेड के अंदर री एग्ज़ाम हुआ था 2023 के अंदर, ठीक है ना, 30 तारीख के 7वें महीने के अंदर। तो उसके हमने फर्स्ट जो शिफ्ट थी सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का, वो पेपर हमने सॉल्व कर लिया था। और आज हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जो कि 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे वाली शिफ्ट के अंदर हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसी पेपर के अंदर आने वाले इतिहास के प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, जो कि सेकंड ग्रेड के री एग्ज़ाम के अंतर्गत सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत आए थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम उन क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले हमारे हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था वो 6 नंबर पर आया था, और 6 नंबर पर जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ये था कि सिरोही राज्य का राजस्थान में विलय कब किया गया, या सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय, ये थोड़ा ये शब्द ध्यान रखिएगा कि पूर्ण विलय कब किया गया। इसको अगर हम ध्यान से समझें तो पूर्ण शब्द जो है वो आपके आंसर को पूरा चेंज कर देता है। अगर ये पूर्ण न लिखकर अगर ये सीधा लिखता कि इसका विलय कब किया गया, तो आप याद रखिएगा कि सिरोही रियासत का विलय जो है वो छठे चरण के अंदर कर दिया गया था, और छठा चरण जो है वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। आपको याद हो तो हमने छठे चरण के अंदर पढ़ा है कि आबू और देलवाड़ा प्रदेश को छोड़कर समस्त सिरोही का क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका मतलब सिरोही तो रियासत जो है वो 26 जनवरी 1950 को छठे चरण के अंदर क्या हो गई थी, विलय हो गई थी राजस्थान संघ के अंदर। लेकिन जब यहाँ पर शब्द आता है पूर्ण, तो इस पूर्ण शब्द के आधार पर आपका क्वेश्चन ये होगा कि सिरोही के जो बचे हुए 2 प्रदेश थे, जो कि आबू और देलवाड़ा की बात कर रहा है, तो पूर्ण के आधार पर इसका मतलब ये है कि वो कब विलय हुए। तो वो जब जाकर विलय हुए वो हुए इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर, अर्थात सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है जो है वो 1 नवंबर 1956 को। इसका मतलब साफ है कि सिरोही रियासत का पूर्ण विलय जो है वो 1 नवंबर कब हुआ था, 1956 को हुआ था, जिस दौरान राजस्थान का क्या हो चुका था, निर्माण हो चुका था, आधुनिक राजस्थान क्या हो चुका था, बन चुका था। और थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा दोस्तों, 1 नवंबर 1956 की बात कर रहे हैं, तो इस 1 नवंबर को, अर्थात याद रखिएगा दोस्तों कि 1 नवंबर को हम लोग जो हैं वो अपना क्या बनाते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस क्या करते हैं, बनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस, क्योंकि इस वक्त आधुनिक राजस्थान स्थापित हो चुका था, इसलिए 1 नवंबर को हम अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। लेकिन यदि बात आए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी 2 क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड हैं, जो मैंने आपको अभी बता दिए। तो याद रखिएगा हमारे पास छठे नंबर का जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब किया गया, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर था 1 नवंबर सन 1956 को किया गया था, जो कि हमारा कौन से नंबर का चरण था, 7वां चरण था। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारा कौन सा चरण था, 7वां चरण। तो इस दौरान क्या था, हमारा सिरोही को पूर्ण विलय कर लिया गया था, क्योंकि सिरोही 2 चरणों के अंदर विलय हुई है, एक छठे चरण के अंदर भी और एक 7वें चरण के अंदर भी। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो उस क्वेश्चन के अंदर यदि आप देखोगे तो आप पाओगे कि इसके अंदर निम्न में से 89 नंबर का क्वेश्चन आया, 6 के बाद सीधा 89 नंबर का क्वेश्चन था, और ये सीक्वेंस में था, और इसके बीच के अंदर एक ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आया था। तो अपने बात करेंगे तो यहाँ 89 नंबर का जो क्वेश्चन है, अर्थात उसमें ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस सभ्यता को भारत में, ठीक है ना, सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। वैसे तो ये सरल ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी अगर पूरी डिटेल लें तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताऊँगा कि सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं कि भारत के अंदर सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है वो किसको माना जाता है, गणेश्वर को माना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता जो है वो पहले किस जिले में आया करती थी, सीकर जिले में आया करती थी, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखिएगा ये गणेश्वर सभ्यता जो है वो किस जिले के अंदर पड़ती है, नीम का थाना के अंदर पड़ती है। नीम का थाना जो पहले सीकर का भाग हुआ करता था, इसलिए वर्तमान में आज एक नया जिला बन गया है, इसलिए नीम का थाना नामक क्या है, क्षेत्र के अंदर आता है। दूसरी बात, गणेश्वर सभ्यता जो है दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चीज़ को थोड़ा समझने वाला है। देखिए ये जो लाइन है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा किसने है, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ते हैं कि कालीबंगा जो है, कालीबंगा को सिंधु की तीसरी राजधानी कहा जाता है, ये कहा किसने है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने है।
वैसे ही आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है गणेश्वर सभ्यता को कहा किसने है? श्री विजय कुमार ने कहा है, ये ध्यान रखिएगा। और ये श्री विजय कुमार कौन है? आपको याद हो तो हमने आहड़ सभ्यता पढ़ी थी, और आहड़ सभ्यता के अंतर्गत मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती नाम के दो उत्खननकर्ता होते हैं, जिनको राजस्थान सरकार क्या करती है? आहड़ का जब उत्खनन किया जा रहा होता है उस दौरान उनको भेजती है। अर्थात राजस्थान सरकार की तरफ से एक व्यक्ति नियुक्त हुए थे विजय कुमार, जिस विजय कुमार के द्वारा क्या था कि इस गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा गया था? ठीक है ना, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया था। तो थोड़ा एक चीज़ ये भी है। दूसरी बात, अब जब हम गणेश्वर की बात कर रहे हैं तो थोड़े से कुछ और फैक्ट भी गणेश्वर के बारे में क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बाकी सभ्यताओं के बारे में थोड़ा देख लें कि आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन है और उदयपुर के अंदर हमें ध्यान रखिएगा प्राप्त होती है, और ये आयड़ नदी के किनारे पर मिली है। बात करें गिल्लूड़ सभ्यता की तो गिल्लूड़ भी याद रखिएगा राजसमंद के अंदर है और ताम्रयुगीन सभ्यता ही है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा इनमें थोड़ा अलग है, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो ये तीन सभ्यताएं जो हैं, आहड़, गिल्लूड़ और गिनेश्वर, ये तीन जो हैं वो ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, जबकि कालीबंगा जो है यहाँ पर ऑप्शन में कांस्ययुगीन सभ्यता है। चलिए हम बात कर रहे थे गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा, गणेश्वर सभ्यता जो है इसके बारे में कि 1972 के अंदर गणेश्वर सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। अर्थात आप ये कह सकते हो कि रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इस सभ्यता की क्या की गई थी? खोज की गई थी 1972 के अंदर। लेकिन फिर उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल के बाद इस सभ्यता के अंदर 5 वर्ष बाद अर्थात 1977 के अंदर इन्हीं रतन चंद्र अग्रवाल के साथ यहाँ का उत्खनन कार्य करने के लिए एक व्यक्ति को क्या किया गया? उनके साथ शामिल किया गया, और वो व्यक्ति कौन थे? विजय कुमार थे। और इन्हीं विजय कुमार को जब गणेश्वर के अंदर मिलने वाले तांबे का कार्बन विधि के माध्यम से, ठीक है ना, कार्बन पद्धति के माध्यम से उस तांबे का कालक्रम निकाला, तब विजय कुमार ने क्या कहा था? इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा था, क्योंकि जितना पुराना तांबा हमें गणेश्वर में प्राप्त हो रहा था उतना पुराना तांबा भारत की किसी भी सभ्यता स्थल में क्या नहीं हो रहा था? प्राप्त नहीं हो रहा था। इसीलिए इस सभ्यता स्थल को जो है वो क्या कहा गया? ठीक है ना, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया। तो आशा करता हूं दोस्तों ये हमने इस क्वेश्चन की जो डिटेल ली है ये आपके लिए काफ़ी आगे की परीक्षाओं में क्या रहेगी? सहायक रहेगी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि गिल्लूड़ भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं गिल्लूड़ जो है वो कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, भगवानपुरा जो है वो भी कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि वो कह रहे हैं कि किस सभ्यता से संबंधित है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो आप ज्योग्राफी से जोड़कर इसका उत्तर निकाल सकते हो। हिस्ट्री से रिलेटेड है लेकिन ज्योग्राफी से जोड़कर इसका उत्तर निकलेगा। कैसे निकलेगा अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात तो गिल्लूड़ जो है वो राजसमंद में पड़ता है, भगवानपुरा जो है राजसमंद में पड़ता है, और दोनों के दोनों क्षेत्र जो है वो याद रखिएगा ताम्रयुगीन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों के दोनों क्षेत्र जो हैं वो क्या है? ताम्रयुगीन है। इसका मतलब ये ताम्रयुगीन सभ्यता से जुड़े हैं। और अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो वो कह रहा है कि ये किससे संबंधित है, तो आप ये देखिए कि कालीबंगा तो इस ऑप्शन से सीधा ही बाहर चला जाएगा, क्योंकि कालीबंगा जो है वो क्या नहीं है? ताम्रयुगीन सभ्यता का केंद्र नहीं है, कांस्ययुगीन सभ्यता का केंद्र है। दूसरी बात करें तो बैराट भी इस सभ्यता से इस ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, क्योंकि बैराट जो है वो भी पूर्ण तरह से ताम्रयुगीन सभ्यताओं वाला क्षेत्र नहीं है। और अब बात रह गई हमारे पास दो ऑप्शन, और नो डाउट हमारा दिमाग यहाँ पर गणेश्वर में भी काम करेगा और आहड़ में भी काम करेगा, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को आप अगर समझना चाहते हो तो आपको ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, और उनमें आपको नदियों का क्या होना चाहिए? थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि गिल्लूड़ जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि ये गिल्लूड़ जो है वो किस जिले के अंदर है? राजस्थान के अंदर, राजसमंद में। और याद रखिएगा भगवानपुरा भी जो है वो किस जिले के अंदर है? राजसमंद में। ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें तो राजसमंद के अंदर इनमें से कोई भी क्षेत्र नहीं पड़ता, क्योंकि आहड़ जो है वो उदयपुर में है, और जो अपने बात करें गणेश्वर की तो ये नीम का थाना में है। तो ये किससे संबंधित हो सकता है? तो इसको आप एक डायग्राम से समझिए, जैसा कि मैं आपको एक डायग्राम बनाकर आपको क्या करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये एक क्षेत्र है जो कि आपको राजसमंद है, ठीक है, आप ये मान लीजिए। और दूसरा इसके साथ ही यहाँ पर जो है एक क्षेत्र पड़ता है उदयपुर, और इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो क्या है? भीलवाड़ा आ जाता है, और यहाँ बचा हुआ ये जो क्षेत्र है ये क्या आ जाता है? चित्तौड़।
अब अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज़ पाओगे कि यहाँ पर ये जो राजसमंद है, इस राजसमंद के अंदर कुछ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, और उन पहाड़ियों के अंतर्गत राजसमंद के अंदर जो पहाड़ियाँ आती हैं उन पहाड़ियों को आप क्या नाम देते हो, याद रखिएगा, ठीक है ना, कि खमनोर की पहाड़ियाँ। और आप अगर इन खमनोर की पहाड़ियों के बारे में थोड़ा पढ़ो और चेक करो तो यहाँ पर क्या होता है, इस खमनोर की पहाड़ी के ऊपर बरसात का पानी गिरता है, और जब बरसात का पानी गिरता है तो यहाँ से बरसात का पानी गिरते हुए यहाँ से एक नदी राजसमंद से निकलकर, ठीक है ना दोस्तों, और राजसमंद से निकलकर और चित्तौड़ के कुछ हिस्से से, ठीक है दोस्तों, यहाँ इसको थोड़ा इस तरह कर लेते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, इसको थोड़ा, और ये यहाँ से निकलकर ये नदी जो है वो क्या करती है, आगे जाती है, और आगे जाते हुए वो यहाँ से चित्तौड़ से निकलती हुई वो किधर चली जाती है, यहाँ भीलवाड़ा के अंदर चली जाती है। इसका मतलब ये है कि इस कमनौर की पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदी है, जो राजसमंद से निकल रही है, ठीक है ना, वो नदी जो है वो आगे बहती हुई निकलती हुई, ठीक है ना, कहाँ चली जाती है, ठीक है ना, भीलवाड़ा के अंदर आ जाती है। और भीलवाड़ा में यहाँ पर एक स्थान है, और इस भीलवाड़ा के इस स्थान के अंदर अपना जल डाल देती है। और भीलवाड़ा में जो ये स्थान है, ये स्थान क्या है, बिंगोद। ये कौन सा स्थान है, बिंगोद। तो खमनौर की पहाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, एक चीज़ में ये भी आकर फिर उसके बाद बात करें तो उसी प्रकार क्या है, एक पहाड़ियाँ और हैं, ठीक है ना दोस्तों, एक पहाड़ियाँ और है जो नीचे के ज़िले के अंदर पड़ती है। और नीचे का जो ज़िला है वो क्या है, उदयपुर। ये ऊपर वाला जो ज़िला है वो कौन सा है दोस्तों, राजसमंद का है, ठीक है ना, और नीचे वाला जो ज़िला है वो दोस्तों कौन सा है, उदयपुर का है, ठीक है ना, और ये वाला जो ज़िला है वो मैं क्या बता रहा हूँ, चित्तौड़ का है, और ये वाला जो ज़िला है वो मैं क्या बता रहा हूँ, भीलवाड़ा का है, ठीक है। अब आप इसको समझिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ क्या है, अब यहाँ पर भी बरसात का जल इन पहाड़ियों पर गिरता है, जो कि कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। और उदयपुर के अंदर ये पहाड़ियाँ जो हैं, इन पहाड़ियों से जब ये जल निकलता है तो यहाँ से एक नदी निकलती है, और ये नदी जो है वो क्या है, चित्तौड़ के अंदर से आगे निकलती हुई, और ये नदी भी अपना बरसात का जल जो है वो आगे जाकर किस में डाल देती है, ठीक है ना, इस बिंगोद नामक क्षेत्र के अंदर लेकर चली जाती है। और इसी दौरान आपको यहाँ समझना होगा कि इसी दौरान बीच के अंदर यहाँ पर क्या है, ये जो नदी है, यहाँ से जो ये धारा निकलती है, ये धारा यहाँ पर एक चीज़ है, अर्थात यहाँ पर एक क्या है, उदय सागर झील है। उस उदय सागर झील के अंदर क्या करती है, अपना जल डालती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो पानी है ये पानी उदय सागर झील के अंदर डलता है, और यही नदी जो है यहाँ तक उदय सागर झील से पहले तक, ठीक है ना, किसके नाम से जानी जाती है, आयड़ के नाम से जानी जाती है। और यही आयड़ नदी के बिल्कुल करीब हमारे पास एक सभ्यता स्थल है, ठीक है ना, जो सभ्यता स्थल किसके नाम से जाना जाता है, आहड़ सभ्यता स्थल के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब आहड़ सभ्यता स्थल जो है वो अपने आप में क्या है, किस नदी के किनारे पर है, आयड़ नदी के किनारे पर है। अब ये आयड़ नदी का पानी जो है वो किस में गिरता है, आयड़ नदी का पानी उदय सागर झील में गिरता है। और उदय सागर झील में गिरने के बाद जब वो यहाँ से आगे बढ़ता है तो यही नदी जो है वो आगे जाकर किसके नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, बेड़च के नाम से। तो आयड़ नदी जो पहले है, इस आयड़ नदी के किनारे पर ही हमें कौन सी सभ्यता प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, आहड़ सभ्यता प्राप्त होती है। अब एक चीज़ देखिए, क्योंकि मैं यहाँ ज्योग्राफी नहीं बता रहा आपको, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के उत्तर तक पहुँचने का तरीका बता रहा हूँ आपको। आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं ये दोनों नदियाँ जो हैं आपस में मेल खा रही हैं, और मेल भीलवाड़ा के अंदर बिंगोद नाम के क्षेत्र पर खा रही हैं। अर्थात इन दोनों नदियों से निकल कर केवल दो स्थान एक दूसरे को छू रहे हैं। एक स्थान जो है वो कहाँ है, राजसमंद में है, और एक स्थान जो है वो कहाँ है, आहड़ उदयपुर के अंदर है। तो आप सोच के देखिए कि इसका मतलब यहाँ पर जो सभ्यता हमें गिल्लुड़ के नाम से इस नदी के किनारे पर प्राप्त हुई है राजसमंद के अंदर, वो सभ्यता जो है वो सभ्यता का संबंध निम्न में से किस से रहा होगा, आहड़ से रहा होगा, क्योंकि गणेश्वर का इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब साफ हुआ कि मैं आपको जिन पहाड़ियों की बात कर रहा था, यहाँ से जो नदी निकल रही थी ये नदी बनास निकल रही थी, और याद रखिएगा यहाँ से जो नदी निकल रही थी वो आयड़ नदी निकल रही थी। तो इसका मतलब बनास और आयड़ नदियाँ
ये आर्य नदियों का आपस में एक दूसरे से संबंध है। इसीलिए याद रखिएगा राजसमंद में जो गिलुड़ सभ्यता है और जो आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, इनका आपसी संबंध है। इसका मतलब भगवानपुरा और गिलुड़ का जो संबंध निम्न में से किस सभ्यता से लिया जा सकता है, वो लिया जा सकता है आहड़ सभ्यता से। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, 1 नंबर है कि गिलुड़ और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है, तो याद रखिएगा वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है। अब गिलुड़ की थोड़ी सी बात चल रही है तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं गिलुड़ सभ्यता के अंदर हमें अनेक क्या हैं चीज़ें प्राप्त हुई हैं। उन अनेक चीज़ों में आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हमें गिलुड़ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो क्या क्या हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे मैंने इस पहाड़ी का नाम नहीं बताया, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। याद रखिएगा ये उदयपुर में पड़ने वाली कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गोगुंदा की, और ऊपर वाली जो थी वो कौन सी थी, खमनोर की, जहाँ से बनास नदी क्या हो रही थी, मतलब ना निकल रही थी। अब बात करेंगे इसके बाद आगे कि गिलुड़ सभ्यता के अंदर हमें अनेक चीज़ें प्राप्त हुई, तो उन चीज़ों में और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो चलिए बात करते हैं कि गिलुड़ सभ्यता के अंदर हमें कुछ क्या है, तांबे के क्या प्राप्त होते हैं, तांबे के या ताम्र क्या प्राप्त होते हैं, तांबे के बर्तन या तांबे के क्या है, बर्तन क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और तांबे के बर्तनों के साथ साथ यहाँ पर हमें तांबे के क्या प्राप्त हुए हैं, औजार भी क्या हुए हैं, हमें प्राप्त हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, एक और इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि गिलुड़ सभ्यता जो है वो आहड़ से रिलेटेड जरूर है, लेकिन आहड़ से रिलेटेड होने के कारण भी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आहड़ से बिल्कुल क्या करता है, मेल नहीं खाता है। और वो ये है कि जब हम आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो आहड़ सभ्यता के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और हमें वहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई भी मकान जो हैं वो किसके नहीं मिले हैं, पक्की ईंटों के नहीं मिले हैं, कच्ची ईंटों के ही प्रमाण मिले हैं। लेकिन गिलुड़ एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिस गिलुड़ के अंदर हमें एक मकान के अंदर एक मकान की दीवार जो है वो पक्की ईंटों की बनी हुई मिली है। इसका मतलब गिलुड़ सभ्यता कहीं ना कहीं आहड़ सभ्यता से थोड़ा सा एडवांस मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक पक्की ईंटों की क्या मिली है, दीवार भी प्राप्त हुई है। तो ये गिलुड़ सभ्यता से रिलेटेड था। और ये भी याद रखिएगा गिलुड़ सभ्यता भी किस नदी के किनारे पर है, गिलुड़ सभ्यता भी इसी नदी के किनारे पर है जिस नदी को हमने क्या नाम दिया है, बनास नदी नाम क्या किया है, दिया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या रहेगा, आहड़ रहेगा, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसके अंदर आता है पुरातत्व नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरातत्व के, ठीक है ना, स्थल से क्या है, संबंधित है। मतलब 2 लोगों के नाम ले रहा है वो, एक तो ले रहा है नील रतन बनर्जी के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है ना, एक तो नील रतन बनर्जी के बारे में बात कर रहा है और दूसरा वो किसके बारे में बात कर रहा है, कैलाशनाथ दीक्षित के बारे में बात कर रहा है। अर्थात इन दोनों का संबंध किस सभ्यता स्थल से रहा है। तो सबसे पहले इसका उत्तर देखेंगे तो इन दोनों का संबंध जो है वो किस सभ्यता स्थल से रहा है, बैराट से रहा है। और जो बैराट सभ्यता जो है वर्तमान में किस जिले के अंदर आती है, याद रखिएगा वर्तमान के अंदर ये कोटपुतली बहरोड के अंदर आती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि कोटपुतली बहरोड, याद रखिएगा कोटपुतली और बहरोड जिले के अंदर आती है वर्तमान में ये बैराट। पहले बैराट सभ्यता जो है वो किस में आया करती थी, जयपुर के अंदर आया करती थी, लेकिन वर्तमान में ये कोटपुतली और बहरोड के अंदर आ रही है। अब बात करेंगे बैराट सभ्यता से इनका संबंध कैसे है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा पीछे जाकर आपको एक चीज़ की जानकारी दे दूं। 1936 के अंदर बैराट सभ्यता स्थल की खोज जो थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ध्यान रखिएगा। 1936 में उन्होंने इस स्थल की क्या की थी, खोज की थी। हालांकि 1936 से पहले इस स्थल से संबंधित कनिंघम भी रहे हैं, क्योंकि कनिंघम ने भी यहाँ पर 2 खाइयों का क्या किया था, सर्वेक्षण किया था। लेकिन इस सभ्यता स्थल के खोजकर्ता के रूप में हम किसका नाम लेते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी का, जिन्होंने 1936 के अंदर इस स्थल की क्या की थी, खोज की थी। उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा 1962 के अंदर, याद रखिएगा यहाँ के उत्खनन के लिए और पुनः सर्वेक्षण के लिए, उत्खनन के लिए और साथ ही साथ किसके लिए, पुनः सर्वेक्षण के लिए, तब यहाँ पर 2 लोगों को भेजा जाता है, ठीक है ना, उत्खनन के लिए और पुनः सर्वेक्षण के लिए। और वो 2 लोग कौन होते हैं, एक होता है नील रतन बनर्जी और दूसरे होते हैं कौन, कैलाशनाथ दीक्षित या कैलाश चंद्र दीक्षित। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इन दोनों लोगों का संबंध जो है वो किस सभ्यता स्थल से रहा है, बैराट से रहा है। और 1962 में इन लोगों ने यहाँ का पुनः सर्वेक्षण और उत्खनन कार्य क्या किया था,
किया था। और मैंने बेराट के बारे में इससे पहले भी आपको बातें बताई है। बेराट जिसका प्राचीन नाम था विराटनगर, ठीक है ना। और ये जो सभ्यता स्थल है ये मौर्य कालीन भी है, महाभारत कालीन भी है, और साथ ही साथ याद रखिएगा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थल भी है, क्योंकि यहाँ से हमें बौद्ध धर्म के क्या हैं कई स्तूप प्राप्त हुए थे। और एकमात्र सभ्यता स्थल ऐसा है जहाँ से हमें मंदिर के प्रमाण मिले हैं, मंदिर अर्थात बौद्ध मंदिर, और उन्हीं बौद्ध मंदिरों को हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, बौद्ध स्तूप बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा कि ये दोनों की दोनों बातें हैं जो वो किससे जुड़ी हुई है, बेराट सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो ये दोनों लोग जो हैं वो किसके उत्खनन से जुड़े हैं, बेराट के उत्खनन से जुड़े हैं, जो वर्तमान में कोटपुतली और बहरेउड के अंदर आती हैं। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है, और 92 नंबर 92 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और याद रखिएगा इसमें वो घटियाला शिलालेख के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। घटियाला शिलालेख के बारे में क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा घटियाला शिलालेख जो है वो 861 ईस्वी का है, ध्यान रखिएगा 861 ईस्वी का ये घटियाला शिलालेख जो है। इस घटियाला शिलालेख का लेखक जो है वो मग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा लेखक जो है वो कौन है, मग है। और इस घटियाला शिलालेख को उत्कीर्ण करने वाला व्यक्ति जो है, उत्कीर्णकर्ता, ये याद रखिएगा उत्कीर्णकर्ता जो है वो कौन है, उत्कीर्णकर्ता जो है वो सुवर्णकार कृष्णेश्वर है, ध्यान रखिएगा सुवर्णकार कृष्णेश्वर है। स्वर्णकार कृष्णेश्वर ने क्या किया था, इस मतलब ना घटियाला शिलालेख को क्या किया था, लिखा था, अंकित किया था इसको। अब बात आती है घटियाला शिलालेख जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जोधपुर से प्राप्त होता है, मंडोर से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा उस जोधपुर के क्षेत्र से प्राप्त होता है। और इसका संबंध निम्न में से किस शासक से है, ककुक से है। इस शिलालेख के अंदर अर्थात क्या है कि याद रखिएगा इसको लेखक मग ने लिखा था, उत्कीर्णकर्ता स्वर्णकार था, और लिखवाने वाला जो शासक था वो प्रतिहारों का शासक था, और उस प्रतिहार शासक का नाम क्या था, याद रखिएगा दोस्तों ककुक। उस प्रतिहार शासक का नाम क्या था, ककुक। अब बात करते हैं इस शिलालेख के बारे में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ये शिलालेख जो है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, और संस्कृत में लिखा हुआ है, और साथ ही साथ इसके अंदर गद्य और पद्य क्या क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, अर्थात चंपू शैली का इसके अंदर क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। तो गद्य और पद्य के अंदर ये लिखा गया है, ठीक है ना। 861 ईस्वी का है। और सबसे बड़ी बात प्रतिहार शासक ककुक के बारे में जानकारी देते हुए इसमें लिखा हुआ मिलता है कि ककुक जो है वो अपने आप के अंदर एक दानवीर राजा है, और उद्दंडियों को अर्थात कपटियों को और मतलब दुष्टों को दंड देने वाला है। और सबसे बड़ी बात दानी राजा के रूप में भी अर्थात उसकी प्रशंसा की गई है इस अभिलेख के अंदर। और ये अभिलेख जो है घटियाला वाला, ये घटियाला अभिलेख हमें घटियाला नाम के क्षेत्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर क्या है, एक जैन मंदिर है जिसका नाम है माता जी की साड़ या माता जी, ठीक है ना, या माता जी साड़। इस जैन मंदिर के अंदर एक स्तंभ के ऊपर हमें ये अभिलेख प्राप्त हुआ, और उस स्तंभ के दोनों ओर ये अभिलेख लिखा हुआ था, और ये 4 लेखों के समूह के अंदर हमें प्राप्त हुआ है। इसके अंदर 4 लेख हैं, अर्थात 4 लेखों के समूह के अंदर हमें प्राप्त हुआ है। जिन 4 लेखों के समूह में पहले लेख के अंदर 20 पंक्तियां हैं, दूसरे लेख के अंदर 11 पंक्तियां हैं, और तीसरे लेख के अंदर 2 पंक्तियां हैं, और चौथे लेख के अंदर 4 पंक्तियां हैं। इसका मतलब ये अभिलेख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रतिहारों की जानकारी दे रहा है, और प्रतिहारों में किस शासक की जानकारी दे रहा है, ककुक की जानकारी क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। तो ये भी याद रखिए घटियाला शिलालेख जो है अपने आप के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शिलालेख माना जाता है, जो 861 ईस्वी का है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जोधपुर से, ठीक है ना, प्राप्त होता है, जो कि 4 क्या है शिलालेख, 4 लेखों के एक समूह के अंदर क्या है हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ इसका उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 1 ककुक आता है। फिर नेक्स्ट बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आता है अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के क्या चलाए, सिक्के चलाए। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अजय राज। अजय राज पहला ऐसा शासक था जिसने अजमेर के अंदर अपने नाम के क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। तो चलो बात करते हैं इस अजय राज के बारे में। दोस्तों याद रखिएगा अजय राज ये वही शासक है जिस अजय राज ने 1113 के अंदर, ध्यान रखिएगा 1113 ईस्वी के अंदर अजय मेरू या अजमेर नगर की क्या की थी, स्थापना की थी। और अजमेर नगर की स्थापना कर यहाँ पर इन्होंने अजय मेरू दुर्ग का क्या किया था, निर्माण करवाया था। और इसी अजमेर नगर की स्थापना कर इसने चौहानों की राजधानी जो है वो शाकंभरी से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी, राजधानी जो है वो शाकंभरी से अजमेर क्या कर दी थी, स्थानांतरित
कर दी थी। इस अजय राज के बारे में बात करें तो अजय राज का शासनकाल जो है, अजय राज का शासनकाल चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। अर्थात यूँ माना जाता है कि अजय राज के शासनकाल में ही चौहानों ने अपने साम्राज्य का निर्माण करना शुरू कर दिया था, अर्थात बड़े पैमाने पर इनका साम्राज्य बढ़ना शुरू हो गया था। और इसके अंतर्गत अजय राज ने जब पहली बार अजमेर नगर की स्थापना की, अजय मेरू दुर्ग बसाया, तो उसी अजय मेरू दुर्ग के अंदर इसी अजय राज ने, याद रखिएगा दोस्तों, टकसाल स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा, क्या स्थापित किया था? टकसाल। और टकसाल स्थापित करने के बाद उसी टकसाल से इसने अपने काल के अंदर किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अजय राज पहला शासक था ऐसा जिसने चौहानों के अंतर्गत अपने क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। और ये सिक्के किसके थे? चांदी के थे। एक और बड़ी बात, इन चांदी के सिक्कों पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इन चांदी के सिक्कों पर इसकी उपाधियों के बारे में चर्चा पर मिलती है। और ये माना जाता है कि इन सिक्कों को इसी नाम से पुकारा जाता था, और वो था एक तो श्री अजय देव, एक तो था श्री अजय देव, और एक था अजय प्रिय धर्मस, अजय प्रिय धर्मस। ये इन सिक्कों का नाम भी है और इसकी इन उपाधियों के बारे में भी क्या होता है? हमें चर्चा मिलती है। ठीक है ना। तो अजय प्रिय धर्मस या श्री अजय देव नामक दो सिक्के चलाए थे। ठीक है ना। और ये दोनों के दोनों चांदी के सिक्के थे। और इन्हीं चांदी के सिक्कों के ऊपर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमें इसकी पत्नी के, इन चांदी के कुछ सिक्कों पर, सभी सिक्कों पर तो नहीं है, कुछ सिक्कों पर हमें इसकी पत्नी सोमलवती, ध्यान रखिएगा, सोमलवती, या इसको सोमलेखा भी कह दिया जाता है, इसकी पत्नी सोमलवती या सोमलेखा का हमें क्या प्राप्त होता है? नाम प्राप्त होता है। इसका मतलब अजय राज की पत्नी का नाम सोमलवती था। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? उसके काल के अंदर चलाए गए सिक्कों से प्राप्त होता है। और इन सिक्कों पर एक और इम्पोर्टेंट बात कि इन सिक्कों पर एक तरफ तो लक्ष्मी की क्या है? तस्वीर है, लक्ष्मी का चिन्ह है, और दूसरी तरफ जो है इसने अजय देव लिखवाया हुआ है। कुछ सिक्कों पर श्री अजय देव लिखा हुआ है और कुछ सिक्कों पर अजय प्रिय धर्मस लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि इन सिक्कों को अजय देव सिक्के या अजय प्रिय धर्मस सिक्के भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक एक तरफ क्या है? ये एक उपाधि खुदी हुई है और दूसरी तरफ जो है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? लगा हुआ है। तो इस वजह से ये माना जाता है कि अजमेर का पहला चौहान शासक कौन था? अजय राज था, जिसके काल के अंदर चांदी के क्या चलाए गए थे? सिक्के चलाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो पहले नंबर का आंसर होगा अजय राज। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इसी तरह अगले क्वेश्चन को हल करते हैं, और अगले क्वेश्चन को हल करते हुए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 94 नंबर का, और 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी, इसको आप अलाउद्दीन खिलजी भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने इन निम्न में से राजपूत राज्यों को जीता, तो इनका कालक्रम क्या है? कि इनका कालक्रम जो है वो आपको याद रखना है कि पहले कौन सा क्षेत्र जीता गया, बाद में कौन सा गया, फिर बाद में कौन सा जीता गया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इनको कालक्रम में लगाते हैं और उसके बाद ऑप्शन ढूंढते हैं। तो क्या ऑप्शन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप सोच रहे होंगे सर कि इतना बड़ा पेपर है तो ऑप्शन तो मिलना ही चाहिए। हो सकता है दोस्तों, क्या पता न मिले, शायद यही रीज़न है कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ अपवाद है, वो बात करेंगे क्या है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ऑप्शन में दिया पहला चित्तौड़ विजय, दूसरा रणथंबोर विजय, तीसरा जालोर विजय और चौथा दिया सिवाना विजय। जैसा कि अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विजय अभियान के दौरान सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया था? 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर अभियान किया था, और उस समय रणथंबोर का शासक जो था वो कौन था? हमीरदेव चौहान था। ये ध्यान रखिएगा, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान उस समय रणथंबोर का शासक था, और रणथंबोर के अंदर 1301 पर उसने आक्रमण किया था, और इसी के दौरान होने वाला जो साका हुआ था वो साका राजस्थान का पहला साका कहलाया था, और इसी के अंदर जल जोहर भी हुआ था, ध्यान रखिएगा, जो कि हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। और जल जोहर जिस तालाब में हुआ वो तालाब पद्मला तालाब था। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि हमीरदेव चौहान की एक बेटी थी देवल देवी, जिसने भी अपने आप के प्राण त्याग दिए थे उसी पद्मला तालाब के अंदर कूदकर, जैसे कि रंगा देवी ने किया और अन्य महिलाओं ने किया। यहाँ पर पहली विजय 1301 के अंदर हुई थी, हमीरदेव चौहान के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने यह अभियान किया था। फिर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का
दूसरा अभियान जो है वो कहाँ गया, चित्तौड़, चित्तौड़ की तरफ गया, ठीक है ना। और उसने चित्तौड़ को जीता, और चित्तौड़ पर जब उसने आक्रमण किया तो चित्तौड़ विजय उसने कब की थी, 1303 में की थी। और ये चित्तौड़ विजय किसके खिलाफ हुई थी, रावल रतन सिंह के मध्य हुई थी, जो रावल शाखा का क्या था, अंतिम शासक था। और इसी रावल शाखा के अंतिम शासक की पत्नी रानी पद्मिनी ने क्या किया था, जौहर अर्थात अग्नि जौहर को क्या किया था, लीड किया था, नेतृत्व प्रदान किया था। इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी की दूसरी विजय 1303 में हुई थी, जो चित्तौड़ में हुई थी, जिसे मेवाड़ का प्रथम शाखा भी कहा जाता है। और तीसरी विजय की बात करें तो आपको मालूम है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक इंपॉर्टेंट शत्रु उत्पन्न हो गया था उस दौरान, और वो शत्रु कौन था, कान्नड़ देव। और कान्नड़ देव कहाँ का शासक था, जालोर का। लेकिन जालोर दुर्ग को जीतने से पहले जालोर दुर्ग की कुंजी को भी जीतना पड़ता है, जिसका नाम क्या है, सिवाना। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी का अगला अभियान जो है वो था तो किसके खिलाफ, याद रखिएगा, कान्नड़ देव के खिलाफ। लेकिन कान्नड़ देव के खिलाफ, कान्नड़ देव से जीतने से पहले उसने किसको जीता, सिवाना को। और सिवाना का अभियान हुआ 1308 में। और 1308 में जो ये सिवाना का जो अभियान हुआ था, ये किसके खिलाफ हुआ था, सातल देव के खिलाफ हुआ था, राव सातल देव चौहान के मध्य, जो कि कान्नड़ देव का क्या हुआ करता था, भतीजा हुआ करता था। तो ये भी याद रखिएगा, सातल देव चौहान जो कि कान्नड़ देव का भतीजा था, उसके खिलाफ 1308 के अंदर सिवाना का अभियान हुआ था। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दिमाग में याद रखनी चाहिए दोस्तों, कि मैं यहाँ 1308 लिख रहा हूँ, मैं सिवाना का साका जो है वो 1310 भी लिख सकता हूँ। उसका एक रीजन है, क्योंकि फरिश्ता जो है वो इस साके की डेट क्या बताता है, 1310 भी बताता है, ध्यान रखिएगा। तो फरिश्ता इतिहासकार जो है वो इस साके की डेट जो है वो 1310 भी बताता है। 1308 में सिवाना का साका हुआ सातल देव के मध्य। और अब अगर हम विजय अभियानों के क्रम को देखें तो अगला विजय अभियान का जो क्रम है, ठीक है दोस्तों, अगला विजय अभियान का जो क्या है, क्रम है, ये क्या हो गया, अगला विजय अभियान का जो क्रम है वो क्रम जो है लास्ट आ जाता है, और वो आता है कहां पर, जालोर अभियान में, ठीक है ना, जालोर विजय में। और जालोर विजय जो है वो सिवाना के बाद हुई, और ये जालोर विजय का साका जो है वो कब माना जाता है, 1311 में। और ये जालोर विजय जो है वो किसके खिलाफ हुई थी, कान्नड़ देव चौहान के मध्य हुई थी, कान्नड़ देव चौहान के खिलाफ हुई थी। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सेना जो है वो सिवाना भेजी थी, ठीक है ना, तो उस समय सातल देव ने इस समय क्या किया था, साके का नेतृत्व किया था, केसरिया का नेतृत्व किया था। और इस साके के अंदर महिला के रूप में सातल देव की पत्नी मैना दे ने क्या किया था, जौहर का नेतृत्व किया था, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ तो जालोर विजय के दौरान कान्नड़ देव चौहान ने केसरिया को नेतृत्व प्रदान किया था, और कान्नड़ देव चौहान की पत्नी जैतल दे ने क्या किया था, यहाँ पर लीड करी थी, या लीड दिया था, या नेतृत्व किया था, किसका, ध्यान रखिएगा, अपने आप में अग्नि जौहर का या जौहर को, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये महिलाएं भी हैं और ये क्या है, उनके शासक भी हैं। अब आप एक चीज़ समझ गए कि यदि मैं अगर इसका क्रम बनाना चाहूँ कि भाई बताइए कि इन विजय अभियानों का क्रम क्या रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, रणथंबोर। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, रणथंबोर आ रहा है, तो हम करेंगे सेकंड नंबर आ जाएगा एक। फिर उसके बाद हम बात करेंगे चित्तौड़ 1303 में, तो चित्तौड़ कितने नंबर पर आ रहा है, एक नंबर पर आ रहा है, तो ये लीजिए हमारे क्रम में पहले नंबर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। फिर बात करेंगे सिवाना तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ सिवाना की विजय कौन से नंबर पर दे रखी है, 4 नंबर पर, तो अपने 4 नंबर का ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है ना। और लास्ट हमारा जालोर विजय कर रहा है ये, और जालोर विजय का ऑप्शन कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि हमारा उत्तर का क्रम क्या बना, हमारे अगर इन राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम करें तो वो 2, 1, 4 और 3 बनता है, 2, 1, 4 और 3। और अगर आप इन ऑप्शनों को चेक करोगे दोस्तों, तो इन ऑप्शनों के अंदर इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर 2, 1, 4, 3 आपको मिल रहा हो। आप ये देखिए 2, 3, 4, 1 दे रहा है ये, ठीक है ना, जबकि 2 और 3 मतलब जालोर थोड़ी करेगा, रणथंबोर के बाद तो जालोर विजय 1311 में की गई है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। फिर हम उसके बाद बात करें तो देखिए 1, 2, 4, 3, तो 1 किसकी है, चित्तौड़ की, जबकि पहली किसकी है, रणथंबोर की, तो ये भी गलत हो गया। फिर कहते हैं 2, 1, तो 2 क्या है, रणथंबोर, बिल्कुल सही है, 1 क्या है, चित्तौड़, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ देखिए इसने उसके बाद दे दिया क्या, जालोर, और सिवाना दे दिया क्या, बाद में, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल गलत है। जबकि यहाँ पर सिवाना पहले हुआ और जालोर क्या हुआ, बाद में हुआ। और अगला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इस अगले ऑप्शन के अंदर भी आप चेक करोगे कि 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब
ये क्वेश्चन देखा जाए तो अपने आप में इसके सारे ऑप्शन गलत हैं, और जबकि इसका सही ऑप्शन और सही कालक्रम का काम क्या होना चाहिए, 2 1 4 3। तो आशा करता हूं दोस्तों इसके अंदर जो भी गड़बड़ी रही इस क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, अपने आप अपने लेवल पर सही करोगे, और नो डाउट कहीं ना कहीं हमारा जो कालक्रम है बिल्कुल सही है, और इसमें किसी भी प्रकार का ऑप्शन जो है वो क्या नहीं कर रहा है, मेल नहीं खा रहा है। अब अगर बात करें कि इंग्लिश वर्जन क्या रहता है, सही माना जाता है, तो इंग्लिश वर्जन के अंदर भी अगर ये ऑप्शन बना के देखें कि 2 1 4 3 किस में मिल रहा है, तो देखो 2 2 1 नहीं है, ये गलत है, 2 1 ठीक है ना, और 4 3 नहीं है, ये भी गलत है। इसका मतलब इंग्लिश वर्जन के अंदर भी इस प्रकार का कोई भी कालक्रम क्या नहीं दिया, सही नहीं दिया है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, 94 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा अपवादिक है, लेकिन हमने इसको पूरी डिटेल से क्या कर लिया, समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और उस क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। बड़ा अजीब बात है कि तात्या टोपे को फांसी दी जा रही है और एक अंग्रेज अधिकारी उसकी क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है। और वो इस क्वेश्चन का आंसर था क्या, ध्यान रखिएगा, कैप्टन CL सावर्स, अर्थात वह कैप्टन सावर्स जो मेवाड़ का क्या रहा था, पॉलिटिकल एजेंट रहा था। यहां याद रखिएगा, कैप्टन सावर्स ने अपनी एक डायरी लिखी थी, और उस डायरी के अंदर कैप्टन सावर्स ने इस बात को लिखा था कि हम तात्या टोपे को फांसी दे रहे हैं, जबकि तात्या टोपे न तो ब्रिटिश नागरिक है और न ही क्या है, ब्रिटिश क्या है, मतलब है ना किसी प्रकार का कोई अधिकारी है, और इसीलिए हमें तात्या को फांसी देने का अधिकार नहीं है। यदि हम आज तात्या को फांसी देते हैं तो भविष्य के अंदर, ठीक है ना, आने वाली पुश्तें इस बात को पूछेगी कि तात्या को फांसी देने को किसने कहा और उसकी पुष्टि किसने की। इसीलिए इस प्रकार की आलोचना की थी किसने, कैप्टन सावर्स ने। इसीलिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आता है, कैप्टन सावर्स, जिसने क्या किया था कि तात्या टोपे की फांसी की क्या की थी, आलोचना की थी। यदि यहाँ पर अगर हम दूसरे बाकी ऑप्शनों को भी थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक ऑप्शन आता है जेम्स आउटड्रम, ये तो इसका क्वेश्चन का उत्तर है दोस्तों। लेकिन अब जेम्स आउटड्रम आता है तो थोड़ा सा बता दूं कि ये जेम्स आउटड्रम भी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये वही व्यक्ति है जिसने इस 1857 के संग्राम को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। ध्यान रखिएगा, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो है वो जेम्स आउटड्रम के द्वारा ही कहा गया था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति को। रही बात कर्नल होम्स की बात करें तो ये कर्नल होम्स वो व्यक्ति है जिसने किसके विद्रोह का दमन किया था, आउवा के विद्रोह का क्या किया था, दमन किया था। तो ये वो कर्नल होम्स है जो बड़ी सेना लेकर आउवा जाता है और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध सेना ले जाकर वहां के विद्रोह को क्या करता है, दमन करता है। और एक आता है IT पिचार्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको क्या करता हूँ, एक चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, IT पिचार्ड के बारे में बात करें तो एक इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, द म्यूटिनिटी या म्यूटिनीज, ठीक है ना, म्यूटिनीज इन राजस्थान, द म्यूटिनीज इन राजस्थान। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसने लिखी है, IT पिचार्ड ने लिखी है। और ये IT पिचार्ड कौन है, इस पिचार्ड को कई किताबें प्रिचियार्ड लिख देती हैं। ध्यान रखिएगा, इस भाई क्या हुआ, इस पिचार्ड को कई किताबें क्या लिखती हैं, पिचियार्ड भी लिख देती हैं। और अब जब आप इस पिचियार्ड को लिखा हुआ देखोगे तो याद रखिएगा, इस पिचियार्ड का संबंध 1857 की क्रांति में राजस्थान के अंदर एक सैनिक छावनी से रिलेटेड था ये व्यक्ति, और वो सैनिक छावनी थी नसीराबाद। जिस समय ये व्यक्ति नसीराबाद के सैनिक छावनी के सैनिकों को समझाने के लिए आया था, उस दौरान बख्तावर सिंह ने इसी पिचियार्ड से या इसी पिचार्ड से क्या किए थे, सवाल जवाब किए थे। और उस दौरान उसने ये कहा था कि हमें आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, आपको हम पर विश्वास है। तो ये याद रखिएगा, पिचियार्ड का संबंध जो है वो नसीराबाद सैनिक छावनी से रहा है, ठीक है ना। और इसने द म्यूटिनीज और इन राजस्थान, द म्यूटिनीज इन राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी। और उसी पुस्तक के अंदर इसने, पिचियार्ड ने ये लिखा था कि राजस्थान के विद्रोही जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, और वो गलती ये की कि यदि वो अजमेर पर अधिकार कर लेते तो राजस्थान के राजा जो हैं वो विद्रोहियों के क्या हो जाते, पक्ष में खड़े हो जाते। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये बात उन्होंने अपनी इस किताब में क्या करी थी, लिखी थी। और वो व्यक्ति कौन थे, IT पिचियार्ड थे। और याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, कैप्टन सावर्स है। कैप्टन सावर्स ने ही याद रखिएगा कि तात्या टोपे की फांसी की आलोचना जो है वो ब्रिटिश सरकार से की है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, तात्या टोपे को
8 अप्रैल सन 1859 को फांसी की सजा सुनाई गई थी और न्यायाधीश बाग ने, ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश बाग ने तात्या टोपे को क्या की थी, फांसी की सजा सुनाई थी। और फांसी की सजा उनको कब सुनाई गई थी, 8 अप्रैल 1859 को, 8 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अगर बात करें कि उनको फांसी दी कब गई, तो याद रखिएगा 18 अप्रैल 1859 को उनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। और 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी कहाँ दी गई, शिवपुरी के अंदर। जो शिवपुरी कहाँ पड़ता है, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। इसी शिवपुरी को हम सिपरी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, तात्या टोपे को फांसी जो है 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी नामक जगह में एमपी के अंदर क्या कर दी गई थी, दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और बड़ा मजेदार है। देखो थोड़ा बड़ा जरूर है, इसको अपने देखते हैं। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारट एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए क्या कर दिया था, भेज दिया था। अर्थात इसमें यह पूछ रहा है कि ये जो वाक्य है, ये वाक्य किसका कहा हुआ है और ये वाक्य किसने कहा है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में अगर थोड़ा बात करें तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत एक व्यक्ति आ रहे हैं जिनका नाम है केसरी सिंह बारट। तो हम केसरी सिंह बारट के बारे में बात करें तो केसरी सिंह बारट का जन्म जो है वो शाहपुरा के अंदर देवपुरा नामक गांव के अंदर हुआ था, जिसे वर्तमान में आज बारट जी का खेड़ा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर केसरी सिंह बारट का जन्म एक चारण परिवार में हुआ था। और इस केसरी सिंह बारट जी के बारे में बताएं तो इनके एक पुत्र का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट। जैसा कि वो बात कर रहे हैं कि अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद की भी क्या दे दी, स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दे दिया, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो उनके पुत्र का नाम क्या था, प्रताप सिंह बारट था। और अगर हम बात करें कि इन्हीं के एक भाई और था, और उस भाई का नाम क्या था, जोरावर सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट। और बात करें तो एक इनका जमाता था, ठीक है ना, या जामाता था, जमाई था, जिसका नाम था ईश्वरदान आसिया, ईश्वरदान आसिया, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इनके बारे में। कहा जाता है कि जब प्रताप सिंह बारट स्टार्टिंग में, इनका एक और बड़ा मजेदार फैक्ट आता है, इनके पुत्र का नाम देखिए, इनका क्या नाम है, प्रताप सिंह बारट। कहा जाता है केसरी सिंह बारट जो थे वो क्या थे, मेवाड़ के राजाओं के यहाँ पर क्या किया करते थे, मतलब अपना नौकरी किया करते थे। कुछ समय तक उन्होंने अपने मेवाड़ के राजाओं के यहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। और उस समय मेवाड़ के राजा जो हुआ करते थे, महाराणा फतेह सिंह जी हुआ करते थे। महाराणा फतेह सिंह जी के काल में क्या हुआ, एक बार की घटना है, 1903 के अंदर, ठीक है ना, एक दरबार लग रहा था दिल्ली के अंदर, 1903 के अंदर। और वो दरबार जो था वो किसका लग रहा था, लॉर्ड कर्जन का। 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन का एक दरबार लग रहा था दिल्ली के अंदर। और उस दिल्ली के दरबार के अंदर क्या था, सभी राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया गया था। तो फतेह सिंह जी भी उस दरबार के अंदर जा रहे थे, लेकिन ये बात केसरी सिंह जी बारट को ठीक नहीं लगी। इसलिए उन्होंने महाराणा फतेह सिंह जी को चेताने के लिए एक डिंगल भाषा के अंदर 13 सोर्टों की एक क्या लिखी थी, कविता लिखी थी। और वही कविता किसके नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा, चेतावनी री चुंगटिया के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है, जिसमें कुल 13 सोर्टे थे। और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात रखिएगा कि वो 13 सोर्टों की जो कविता थी, उस कविता को, ठीक है ना, महाराणा फतेह सिंह जी के पास किसने पहुंचाया था, राव गोपाल सिंह जी ने। ध्यान रखिएगा, उस समय क्या थे, फतेह सिंह जी जो थे वो क्या थे, निकल पड़े थे और कहाँ जा रहे थे, दिल्ली के दरबार के अंदर भाग लेने जा रहे थे। तो उस दौरान क्या था कि उन 13 सोर्टों की जो कविता केसरी सिंह बारट ने लिखी थी, उस कविता को लेकर राव गोपाल सिंह जो है वो लेकर चलते हैं और सरेरी नाम के स्टेशन पर पहुंचते हैं। और सरेरी नाम के स्टेशन पर पहुंचकर वो कविता जो है वो किन को देते हैं, वो किन को सुनाते हैं, महाराणा फतेह सिंह जी को सुनाते हैं। और उनका स्वाभिमान जो है, आत्मस्वाभिमान जो है वो जग जाता है और फिर वो दिल्ली दरबार के अंदर हिस्सा नहीं लेते हैं। तो एक ऐसे कवि जो अपनी कलम के दम पर, याद रखिएगा, एक राजा को अंग्रेजों के यहाँ दरबार में जाने से क्या कर दिया, जिसने रोक दिया। ऐसे जो गुणी थे या ऐसे धनी थे कलम के, वो कौन थे, केसरी सिंह बारट थे। अब बात कर रहे हैं हम, जैसा कि ये वर्ड जो है वो किसने कहे हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वर्ड कहने वाला व्यक्ति जो है, इसका उत्तर जो है वो क्या है, रास बिहारी बोस है। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में कि रास बिहारी बोस ने ऐसा क्यों कहा। ये घटना है 1912 की।
1912 में क्या था कि इससे पहले मैं थोड़ा सा और बताऊं तो इससे पहले क्या था कि जब ये मेवाड़ की सेवा कर रहे थे ना, तो इन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था, और महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था, तब उन्होंने ये सोचा था कि जिस दिन भी मेरा पुत्र हुआ ना, तो मैं उस पुत्र का नाम ही क्या रखूंगा, प्रताप रखूंगा। तो इसलिए देखिए केसरी सिंह बारट ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा, प्रताप रखा, और प्रताप सिंह बारट के नाम से वो बच्चा क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। अब कहते हैं कि 1912 के अंदर उस समय क्या था, केसरी सिंह बारट जो थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या कर रहे थे, हिस्सा ले रहे थे, और उस दौरान पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे कौन, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस दिल्ली से इन गतिविधियों को क्या कर रहे थे, अंजाम दे रहे थे। और रास बिहारी बोस का एक सहयोगी था जिसका नाम था अमीर चंद। और कहते हैं कि जब इस बात का पता केसरी सिंह बारट को लगा कि रास बिहारी बोस एक क्रांतिकारी हैं, और केसरी सिंह बारट जो है वो अपने दामाद को, अपने पुत्र को और अपने भाई को भी क्रांतिकारी बनाना चाहते हैं, तो केसरी सिंह बारट इन तीनों को 1912 में किसके पास ले जाते हैं, रास बिहारी बोस के पास ले जाते हैं। और रास बिहारी बोस इनको क्रांतिकारी बनाने की ट्रेनिंग देने का जिम्मा किसको दे देते हैं, अमीर चंद को दे देते हैं। और फिर अमीर चंद को जब उनका जिम्मा देते हैं, तब रास बिहारी बोस ये वर्ड कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति के बारे में, तब केसरी सिंह बारट के बारे में ये कहते हैं कि केसरी सिंह बारट एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसने अपने पुत्र, अपने भाई और अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी इस देश के बलिदान के लिए क्या कर दिया है, समर्पित कर दिया है, या बलिदान करने के लिए इन्हें क्या कर दिया है, भेज दिया है। तो इसलिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, रास बिहारी बोस है। आशा करता हूं कि ये पूरी स्टोरी जो है वो आपको केसरी सिंह बारट के व्यक्तित्व को समझाने में क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी, और एक महान गुणी राइटर के बारे में क्या करेगी, आपके विचार जो है वो क्या करेगी, सशक्त बनाएगी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आगे बात करते हैं 97 के बाद 98 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, 98 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बड़ा साधारण है, लेकिन इसको थोड़ा सा टिपिकल बना दिया गया है। यदि अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, ठीक है ना, आगे डैश दे दिया, की अध्यक्षता में की गई। देखिए दोस्तों 1938 के अंदर, अप्रैल 1938 के अंदर ध्यान रखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल की क्या हुई थी, ठीक है ना, स्थापना हुई थी। उसकी स्थापना की गई थी 24 अप्रैल 1938 को। लेकिन यहां बात करूं कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले संस्थापक कौन थे, तो उनके संस्थापक में हम किस व्यक्ति का नाम लेंगे, माणिक्यलाल वर्मा का नाम लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर संस्थापक का नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जब 1938 में हुई थी तो उस समय की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा उस समय की अध्यक्षता जो है वो अध्यक्ष पद जो है वो किसको दिया गया था, बलवंत सिंह मेहता को दिया गया था। इसका मतलब ये है कि जिस समय 1938 के अंदर एक मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, उस समय मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया था, बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो पूरी मीटिंग जो है, जो अप्रैल 1938 के अंदर बुलाई गई थी, ये किसने बुलाई थी, माणिक्यलाल वर्मा ने। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी, ये मीटिंग हुई थी बलवंत सिंह मेहता के घर पर ही हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। और उस दौरान बलवंत सिंह मेहता को मेवाड़ प्रजामंडल का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि भूरेलाल बयां को इस मेवाड़ प्रजामंडल का क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष, ठीक है ना। मेवाड़ प्रजामंडल को भूरेलाल बयां को क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भूरेलाल बयां उपाध्यक्ष थे। अब बात आती है यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा भी ऑप्शन में है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ प्रजामंडल का क्या नियुक्त किया गया था, महामंत्री नियुक्त किया गया था। और अर्जुन लाल सेठी का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं है, तो अर्जुन लाल सेठी का संबंध जयपुर के क्षेत्र से है, और जयपुर में जन जागृति जगाने का श्रेय किसको जाता है, अर्जुन लाल सेठी को जाता है। तो आशा करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह क्या है, बलवंत सिंह मेहता को रखा गया है, जो कि अध्यक्ष के रूप में क्या कर रहे हैं, 1938 में इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। नेक्स्ट 99 नंबर का क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो देखिए मेव कृषक आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, मेव कृषक आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। देखिए मेव कृषक आंदोलन, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा दोस्तों, मेव कृषक आंदोलन जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर हुआ था, अलवर के अंदर हुआ था। ध्यान रखिएगा, नंबर एक चीज तो ये, वो किस में हो रहा है, अलवर में हो रहा है। दूसरी बात, मेव है क्या, मेव के बारे में अगर हम बात करूं तो आप ये याद रखिएगा कि मेव जाति वो जाति है जो कि क्या थी,
पहले हिंदू थी, लेकिन बाद में क्या किया गया, औरंगजेब के काल के अंदर या अन्य और कई शासकों के काल के अंदर जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया, वही जाति जो है वो अपने आप में वर्तमान में क्या कहलाती है, मेव कहलाती है। और इन मेवों के द्वारा एक स्थान जो है वो अपने अंडर में लिया गया, ये यहाँ पर इन्होंने अपने आप को स्थापित किया, वही स्थान वर्तमान में आज क्या कहलाता है, मेवात के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो मेव कृषक आंदोलन है ये किस क्षेत्र में हो रहा है, अलवर में हो रहा है, और ये पूछ रहा है कि इसका मुख्य नेता कौन था। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम इसकी डिटेल लें तो याद रखिएगा, मेव किसान आंदोलन की शुरुआत जो है 1932 और 1933 के अंदर हुई थी। और मेव किसान आंदोलन की जिस समय शुरुआत की गई थी उस समय इसका प्रारंभिक नेता जो था, जबकि इसमें प्रारंभिक नेता नहीं पूछा है, आप इस वर्ड को गौर से ध्यान दीजिए, प्रमुख नेता। क्योंकि मैं बहुत बार बच्चों को एक बात बोलता हूं और आप लोगों को भी मैं यही बात बोलूंगा कि क्वेश्चन सरल होता है, लेकिन कई बार एक वर्ड उस क्वेश्चन के आंसर को क्या कर देता है, बदल देता है। यहां भी आप देखिए कि अगर हम इसको पढ़ें कि मेव किसान आंदोलन का नेता कौन था, तो मुख्य छोड़कर पढ़ लें तो इसका उत्तर तो क्या होगा, मैंने जैसे अभी बताया प्रारंभिक नेता कौन था, मोहम्मद हादी था। तो इसका मतलब तो उत्तर आप मोहम्मद हादी कर दोगे अगर ऑप्शन में है तो। लेकिन उसके बावजूद अगर हम कर रहे हैं मुख्य नेता की बात, तो थोड़ा सा यहां याद रखिएगा कि इस प्रारंभिक नेता के बाद, मोहम्मद हादी के बाद, इस आंदोलन को गुड़गांवा के एक नेता ने अपने हाथ में ले लिया था, और उस गुड़गांवा के नेता का नाम क्या था, यासीन खां। यासीन खां ने इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया। ये गुरुग्राम, जो कि वर्तमान में गुरुग्राम है और पहले गुड़गांवा के नाम से प्रसिद्ध था, इस क्षेत्र का नेता होता था, और तभी से यह आंदोलन उग्र बन गया और फिर ये बड़े पैमाने पर गया। इसीलिए इस आंदोलन का प्रमुख नेता जो है वो किसको माना गया है, यासीन खां को माना गया है। यहाँ पर एक और बात बता दूं आपको दोस्तों, मोहम्मद हादी ही वो व्यक्ति था, ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति ने एक संगठन की स्थापना की थी, और उस संगठन का नाम था अंजुमन, ठीक है ना, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना, इस संगठन की स्थापना जो है वो याद रखिएगा मोहम्मद हादी ने कब की थी, 1932 के अंदर की थी। और लेकिन इसका प्रमुख नेता जो है वो कौन था, गुड़गांवा का यासीन खां था। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, यासीन खां। तो याद रखिएगा मेव किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, यासीन खां था। चलिए दोस्तों आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं तो मैं आपको फिर दोबारा एक बात ज़रूर बोलूँगा कि यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि हम इन क्वेश्चनों को डिटेल में ले रहे हैं और साथ साथ में पूरी जानकारी डिटेल में हमारे पास आ रही है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको मेरे इतिहास के जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ ये आपको कैसे लगे। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले 100 नंबर के क्वेश्चन की। और देख लीजिए हमने शतक मार दिया है। कितनी अजीब बात है कि शतक का नंबर का क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का आया है ना। तो और इससे पहले भी शतक नंबर का क्वेश्चन हिस्ट्री का ही आया था। तो चलिए बात करते हैं, शतक मारते हैं यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का क्या दिया था, साथ दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं खानवा के युद्ध की। तो खानवा का युद्ध जो है वो ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 17 मार्च सन 1527 को हुआ था। 17 मार्च सन 1527। और ये युद्ध जो है ये कहाँ हुआ था, खानवा नामक क्षेत्र में, जो कि रूपबास तहसील के अंदर पड़ता है। और रूपबार तहसील जो है वो भरतपुर के अंदर पड़ती थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 17 मार्च 1527 को रूपबास तहसील के अंदर खानवा नामक क्षेत्र के अंदर ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, ये युद्ध हुआ था राणा सांगा के मध्य। और किसके मध्य हुआ था, राणा सांगा वर्सेज किसके मध्य हुआ था, बाबर के मध्य हुआ था। अब सवाल आगे क्या कहता है, क्या ये कहता है कि इस युद्ध में किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का क्या दिया था, साथ दिया था। बिल्कुल, इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम यूं भी बोल सकते हैं कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ किस व्यक्ति ने विश्वासघात किया था, वो विश्वासघाती कौन था। तो ऑप्शन के बेस पर जाएं तो यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है कि सलदी तंवर जो था उसने अपना पक्ष क्या कर दिया था, बदल लिया था। और वो अपने पक्ष को बदलकर सांगा की तरफ से छोड़कर और बाबर की तरफ जाकर क्या हो गया था, मिल गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ याद रखिएगा केवल ये एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ धोखेबाजी की थी। एक व्यक्ति और था
इसके लिए मैं आपको एक पूरी की पूरी क्या करता हूँ, जानकारी देता हूँ और उसको एक कहानी के माध्यम से आप क्या कीजिए, मतलब ना समझिए। दोस्तों होता ये है कि 17 मार्च 1527 को सुबह 9:30 बजे की बात है, ये युद्ध क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और जब ये युद्ध शुरू होता है तो उस युद्ध के अंदर अनेक जो राजा हैं वो जो है खानवा के युद्ध के अंदर सांगा की तरफ से लड़ रहे थे। सांगा की फौज ज़्यादा थी, बाबर की फौज कम थी, लेकिन बाबर के पास तोप खाना था। इस वजह से वहाँ पर काफ़ी देर से युद्ध चल रहा होता है और उसी युद्ध के दौरान एक तीर जो है वो सांगा के आँख में आके लगता है और सांगा वहाँ घायल हो जाता है और सांगा नीचे गिर जाता है। और इसी घायल सांगा को इस युद्ध मैदान से निकालने का फैसला लिया जाता है और पीछे से सांगा के छत्र जो हैं वो कौन धारण कर लेता है, सांगा के छत्र जो हैं वो कौन धारण करता है, झाला अज्जा धारण करता है। झाला अज्जा सांगा के छत्र धारण कर लेता है। लेकिन यहीं पर फिर स्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है। यहाँ पर दो लोग इस बात को देखते हैं कि इस युद्ध मैदान के अंदर से सांगा बाहर चला गया है, तो उनको ये लगता है कि शायद सांगा अपने आप में टूट गया है या सांगा अपने आप में इस युद्ध मैदान से निकल गया है। तो ऐसी स्थिति में वो अपना पक्ष क्या करते हैं, सांगा की पक्ष से निकाल कर किधर वाली पक्ष की तरफ चले जाते हैं, बाबर की तरफ। और उन दो लोगों में दो लोग होते हैं, एक होता है सिलहदी तंवर, सिलहदी तंवर जो कि अपने आप में कहाँ का शासक होता है, रायसीन का, रायसीन का, ध्यान रखिएगा ये। और दूसरा शासक होता है खानजादा, ध्यान रखिएगा, खानजादा। खानजादा नागौर से होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये दोनों के दोनों लोग जो हैं उसी वक्त जिस समय सांगा इस युद्ध मैदान से जाता है बाहर, उस दौरान तुरंत उसी वक्त ये अपने आप में बाबर के खेमे में जाके मिल जाते हैं और बाबर के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए इस युद्ध का परिणाम भी आप ये देखते हो कि इतनी बड़ी फौज जो कि सांगा लेकर गया था, लेकिन एक छोटी सी अनुशासित सेना तोपखाने के साथ सुसज्जित और यहाँ से कुछ दगाबाज जो बाबर की सेना में मिल गए हैं, उनके साथ को पाकर बाबर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और इस युद्ध को वो क्या कर जाता है, जीत जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि इस खानवा के युद्ध के अंदर दो लोगों ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था, जिसमें एक व्यक्ति था सलदी तंवर जो रायसीन से था, दूसरा खानजादा था जो नागौर से था। इसलिए ध्यान रखिएगा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में खानजादा के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया, केवल किसके बारे में जिक्र किया गया है, सलदी तंवर के बारे में। इसलिए हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, सलदी तंवर। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड ग्रेड का री एग्ज़ाम जो हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट के पेपर का, ठीक है, पेपर के क्वेश्चन और उनका हल। दोस्तों आपका पीछे के वीडियो में मुझे काफ़ी सहयोग मिला, आपके काफ़ी व्यूज़ भी आए, एक दिन के अंदर ही मेरे पास ठीक व्यूज़ आ गए और आपके कमेंट्स को पढ़कर मैं काफ़ी उत्साहित भी हुआ। आशा करूंगा कि आपका सहयोग मुझे इसी प्रकार मिलता रहे, आपका प्यार मुझे इसी प्रकार मिलता रहे और इस वीडियो पर भी आपके कमेंट आएंगे और वीडियो पर कमेंट आएंगे तो मैं नेक्स्ट फिर इसी प्रकार अगले पेपर की परीक्षा का कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा और अपने अंदाज में उन क्वेश्चनों की क्या करूँगा, व्याख्या करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर जिसमें अपने किसी एक अच्छे से पेपर के नए क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।